नदी के इस पार गरीब मायका और उस पार बहू का अमीर ससुराल। साक्षी बेटा, धुल गए कपड़े, एक काम कर, तू जाकर थोड़ा आराम कर ले, बाकी का काम मैं कर लूंगी, सुबह से घर के कामों में ही लगी हुई है। डॉक्टर ने आपको आराम करने के लिए कहा है, आप बार बार क्यों बाहर चली जाती हैं? कभी कभी तो मैं भगवान का दिल से शुक्रिया अदा करती हूँ कि उन्होंने मुझे इतनी प्यारी बेटी दी है जो मेरा इतना ख्याल रखती है। भगवान करे तुझे एक सुखी ससुराल मिले जहाँ तू जिंदगी भर खुश रहे। तुम लोगों को कितनी बार समझाया कि इस नदी के पानी का इस्तेमाल मत किया करो, ये नदी हम लोगों की है, समझ नहीं आता क्या जो रोज यहाँ कपड़े बर्तन धोने के लिए बैठ जाती हो दोनों माँ बेटी? लेकिन लक्ष्मी बहन, ये नदी तो हम लोगों के यहाँ पर घर बनाने से पहले की है, तो ये फिर आपकी कैसे हुई? आप ही तो इस नदी के पानी का इस्तेमाल करती हैं, तो हम क्यों नहीं? यही तो दिक्कत है पूरी दुनिया में, तुम लोगों को यही घर बनाना था। पहले हम लोग यहाँ कितनी सुख शांति से रहते थे, नदी किनारे घर होने की वजह से कितना खूबसूरत लगता था। लेकिन जब से तुम गरीब लोग यहाँ आए हो तब से ना नजारा अच्छा लगता है ना कुछ और। लेकिन आंटी जी, अगर हम नदी के पानी का इस्तेमाल नहीं करेंगे तो घर का काम कैसे होगा? आपके घर में तो नल लगे हुए, लेकिन हम गरीबों के लिए तो ये नदी ही सब कुछ है। ममता, अपनी बेटी को समझा ले, मुझसे जुबान लड़ाने की कोशिश ना करे, वरना मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। माँ, क्या हो गया अगर इन्होंने नदी का पानी इस्तेमाल कर लिया तो? ये नदी हम सबकी है। चलिए आप घर आंटी जी, आई एम सॉरी। लक्ष्मी का बेटा विनोद जल्दी से अपनी माँ को घर के अंदर लेकर आता है। क्या जरूरत है तुझे बीच में आने की, और क्यों कहा तूने सॉरी? गलती उसकी है, हमारी नहीं। माँ, क्या हो जाता है आपको उन लोगों को देखकर? अरे वो भी तो हमारी तरह इंसान ही है, आप क्यों इतनी नफरत करती हैं उनसे? क्योंकि वो लोग गरीब है और गरीब लोग मुझे नहीं पसंद। लक्ष्मी का परिवार एक नदी के किनारे रहता था, तो वहीं नदी के उस पार गरीब माँ बेटी ममता और साक्षी रहा करते थे, जिसे लक्ष्मी बिल्कुल भी पसंद नहीं करती थी। मैंने आटा गूंथ कर रख दिया, तू सब्जी बना लेना, मैं तब तक शारदा और अनीता बहन को उनके कपड़े दे आती हूँ। सिले हुए 2 दिन हो गए हैं, आते हुए थोड़ा राशन भी ले आऊंगी। ठीक है माँ, आराम से जाइएगा। इस लड़की में कितनी सादगी भरी है, कितनी सुंदर है और प्यारी भी। काश मैं इससे बात कर पाता। मैं तुझे कब से आवाज लगा रही हूँ और तू यहाँ खड़ा है। देखो ना कितना सुंदर नजारा दिख रहा है। शाम को हल्की हल्की धूप, ठंडी ठंडी हवाएं और ये सुंदर सी नदी। नजारा तो सुंदर है, लेकिन अगर सामने ये गरीब परिवार ना होता तो और सुंदर लगता। आप क्यों बार बार इन लोगों को ताना देती रहती हो? इनका कसूर क्या है? अच्छा थोड़ी ना लगता है बार बार। तू बड़ा उन लोगों की साइड लेता है। कहीं तो उसकी बेटी, क्या नाम है उसका, हाँ साक्षी, तू उसको पसंद तो नहीं करता? अगर तेरे दिलो दिमाग में एक ख्याल है ना तो इसे निकाल दे, क्योंकि तेरी शादी तो मेरी मर्जी की लड़की से ही होगी। तेरा रिश्ता मैं तेरी भाभी की छोटी बहन रिया से करूंगी, समझा? विनोद साक्षी को मन ही मन काफी पसंद करता था, लेकिन अपनी माँ के चलते विनोद साक्षी से आज तक हेलो तक नहीं बोल पाया था। वहीं दूसरी तरफ साक्षी के लिए काफी दिनों बाद एक रिश्ता आता है, लेकिन साक्षी की गरीबी के चलते वो रिश्ता भी हाथ से निकल जाता है। इतना अच्छा रिश्ता आया था मेरी बेटी के लिए, लेकिन पैसों की कमी के चलते ये रिश्ता भी हाथ से निकल गया। ना जाने कब मेरी बेटी का घर बसेगा। माँ, आप दुखी मत होइए, आज नहीं तो कल मेरा घर जरूर बसेगा। 1-2 दिन निकल जाते हैं। विनोद अपने कमरे में बैठ अपने फोन में साक्षी की चुपके से ली हुई फोटो को देख रहा होता है। तभी लक्ष्मी और संगीता विनोद के कमरे में आते हैं और ये सब देख सब समझ जाते हैं। तुझे पसंद भी आई तो वो गरीब नदी की उस पार रहने वाली लड़की, मैं तेरी उससे शादी कभी नहीं होने दूंगी, समझा तू? माँ जी, मुझे तो लगता है उस डायन और उसकी बेटी ने हमारे विनोद पर जरूर कोई काला जादू किया है। भाभी तमीज से बात करिए, भूलिए मत वो लड़की अब इस घर की होने वाली बहू है, छोटी बहू है। शायद करूंगा तो मैं साक्षी से ही शादी करूंगा, वरना इस बालकनी से वो कूदकर मैं अपनी जान दे दूंगा। अपनी माँ को धमकी देकर विनोद खुद ममता के घर साक्षी का हाथ मांगने के लिए जाता है। बेटा, तुम मेरी बेटी से भले ही प्यार करते हो, लेकिन तुम्हारी माँ हमें बिल्कुल भी पसंद नहीं करती। जानता हूँ आंटी, लेकिन आप फिक्र मत करिए, मैं वहां साक्षी को कोई तकलीफ नहीं होने दूंगा। मैं साक्षी से बेइंतहा मोहब्बत करता हूँ। विनोद की आंखों में अपने लिए इतना प्यार देख साक्षी रिश्ते के लिए हाँ कर देती है। तो वहीं दूसरी तरफ विनोद की धमकी सुन लक्ष्मी भी कुछ नहीं कर पाती और कुछ दिनों में नदी के उस पार गरीब मायके वाली बहू नदी के इस पार अपने अमीर ससुराल में आ जाती है। और आज साक्षी की पहली रसोई की रस्म होती है। साक्षी जैसे ही रसोई में जाने लगती है, अरे ओ महारानी, कहाँ चली हमारी रसोई में? आज मेरी पहली रसोई है ना, तो सबके लिए मीठे में हलवा बनाने जा रही थी। अगर आप लोगों को कुछ और खाना है तो वो बता दीजिए, मैं बना दूंगी। बड़ी आई हमारी रसोई में खाना बनाने वाली, खबरदार जो तूने हमारी रसोई में कदम रखा तो। भाभी, आप इस तरह क्यों मुझसे बात कर रही? कोई गलती हुई है क्या मुझसे? कितनी भोली बन रही है ये। तो वही बात हुई, उल्टा चोर कोतवाल को डांटे।
मेरी सीधे साधे भोले भाले देवर को फंसाकर जो तूने और तेरी माँ ने हमारी जायदाद हड़पने का प्लान बनाया ना, सब पता है हमें, लेकिन हम ऐसा कुछ नहीं होने देंगे। तेरा असली चेहरा तो हम विनोद के सामने लाकर ही रहेंगे। भाभी, आप गलत समझ रहे हैं, ऐसा कुछ नहीं है। हमें तेरी कोई बकवास नहीं सुननी, चली जा यहाँ से। साक्षी रोते हुए अपने कमरे में चली जाती है। साक्षी की गरीबी के चलते संगीता और लक्ष्मी उसको बिल्कुल भी पसंद नहीं करते। तुझे मैं पूरे घर में ढूंढ रही हूँ और तू यहाँ अपने कमरे में बैठकर आराम फरमा रही है। बाथरूम में कपड़ों का ढेर लगा हुआ है, जाकर सारे कपड़े धो और उसके बाद पूरे घर की अच्छे से सफाई भी करना। और हाँ, बाथरूम में वॉशिंग मशीन है, कहीं उसे हाथ मत लगा देना। जिस तरह अपने मायके में तू नदी किनारे बैठ के कपड़े धोती थी ना, ठीक उसी तरह अब तुझे अपने ससुराल में भी नदी किनारे बैठ कर ही कपड़े धोने होंगे। बेचारी साक्षी कुछ नहीं कहती और बाथरूम में जाकर सारे कपड़े लेकर नदी किनारे बैठ जाती है। जहां एक तरफ नदी के इस पार साक्षी अपने अमीर ससुराल में होकर भी नौकरानी की तरह कपड़े धो रही थी, तो वहीं नदी के उस पार से साक्षी की माँ ये सब कुछ देख रही थी। हे भगवान, इन लोगों ने 2 दिन में मेरे बच्चे की क्या हालत बना दी है। मेरी बेटी की रक्षा करना भगवान। माँ, आप फिक्र मत करो, मैं ठीक हूँ। एक ना एक दिन मैं इन लोगों का दिल जरूर जीतूंगी। अचानक बिजनेस मीटिंग के चक्कर में विनोद को कुछ दिनों के लिए घर से बाहर जाना पड़ा था, जिसके चलते अब लक्ष्मी और संगीता को साक्षी पर अत्याचार करने का काफी अच्छा मौका मिलता है। हमारे खाने को क्या घूर घूर कर देख रही है? आज से पहले खाना नहीं देखा क्या तूने? भाभी, वो बहुत भूख लगी थी, सुबह से आप लोगों ने खाने के लिए मुझे कुछ भी नहीं दिया है। हमारे खाने के बाद जो हमारी थाली में जूठा बच जाए उसे खा लेना और सारे बर्तन नदी के पानी में जाकर धोना। घर का हर एक काम तू नदी के पानी से ही करेगी। साक्षी को अगर एक गिलास पानी भी पीना होता तो बार बार उसे नदी किनारे जाना होता, जिससे साक्षी को काफी तकलीफ होती। तो वहीं दूसरी तरफ साक्षी की माँ ये सब देखकर चाहकर भी कुछ नहीं कर पा रही थी। ऐसे ही कुछ दिन गुजर जाते हैं। साक्षी हर रोज की तरह घर में सफाई कर रही होती है कि तभी वो अपनी जेठानी और सास की बात सुनती है। माँ जी, हम कब तक इसे बर्दाश्त करेंगे? बस अब बहुत हुआ, कुछ भी करके इसका और देवर जी का तलाक तो हमें करवाना ही होगा। तो चिंता मत कर बहू, हम जल्द ही इस काम को भी अंजाम देंगे। अपनी सास जेठानी की बातें सुन साक्षी अपने कमरे में रोते हुए आती। हे भगवान, मैं विनोद से बहुत प्यार करती हूँ। अगर इनकी बातों में आकर उन्होंने मुझे छोड़ दिया तो मेरा और मेरी माँ का क्या होगा? ऐसे कुछ दिन और गुजर जाते हैं। आज मौसम काफी सुहाना था, तो नदी के आसपास रह रहे सभी लोग नदी किनारे आ जाते हैं। माँ, मुझे बॉल दो ना, मुझे बॉल से खेलना है। ठीक है बेटा, लेकिन आराम से खेलना। संगीता का बेटा राजू नदी किनारे खेलने लगता है, तभी गलती से बॉल नदी में गिर जाती है। बॉल के पीछे भागते भागते राजू का पैर फिसलता है और अब वो नदी में डूबने लगता है। ये नदी पास के झरने से जुड़ी थी, जो काफी ज्यादा बड़ा और गहरा था। राजू धीरे धीरे उस झरने की तरफ बहता जा रहा था। माँ, मुझे बचाओ, माँ मैं डूब रहा हूँ, बचाओ मुझे माँ। अरे कोई मेरे बच्चे को बचाओ, वो आगे झरने की तरफ जा रहा है। अरे कैसे बचाए, वो झरना काफी गहरा है। अब तो कुछ चमत्कार ही बच्चे को बचा सकता है। इससे पहले कोई राजू की जान बचाता, साक्षी बिना कुछ सोचे समझे अपनी जान की परवाह न करते हुए नदी में कूद जाती है और राजू के झरने के करीब जाने से पहले ही उसे बचाकर नदी किनारे ले आती है। संगीता भागती हुई राजू के पास जाती है और उसे गले लगाकर रोने लगती है। राजू मेरे बच्चे, मुझे माफ कर देना, मेरी गलती थी, मैंने तुझ पर ध्यान नहीं दिया। तुझे कहीं लगी तो नहीं ना? भगवान का लाख लाख शुक्र है। देखा भाभी, ये वही साक्षी है जिसने आज आपकी राजू की जान बचाई। अगर ये ना होती तो शायद हम राजू को खो बैठते। हम में से किसी को भी तैरना नहीं आता है, तो वहीं जिनको तैरना आता है उन लोगों को अपनी जान की परवाह थी। और एक बात और भाभी, तैरना तो साक्षी को भी नहीं आता है, लेकिन फिर भी उसने अपनी जान की परवाह किए बगैर हमारे राजू को बचाया। क्या अभी आप इससे नफरत करेंगी? साक्षी, मुझे माफ कर दो, मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई। तुम मुझे जो सजा देना चाहो दे सकती हो, पर भगवान के लिए मुझे माफ कर दो। हाँ बहू, मुझे भी माफ कर दे, मैंने तुझे बहुत गलत समझा। तैरना ना आकर भी तूने हमारे राजू की जान बचाई। हमें माफ कर दे बहू, हमें माफ कर दे। दोनों सास बहू हाथ जोड़कर रोते हुए साक्षी से माफी मांगती हैं, जिससे देख साक्षी उन्हें माफ कर देती है। और अब साक्षी अपने इस पार वाले ससुराल में हंसी खुशी रहती है। तो वहीं नदी के उस पार बने साक्षी के मायके में बैठी साक्षी की माँ अपनी बेटी को खुश देखकर खुद भी खुश होती है। ये क्या, घर में तो पानी ही नहीं है, अब मैं खाना कैसे बनाऊंगी? तुम खाना बनाने के लिए कह रही हो? अरे मैं तो सुबह से नहाई भी नहीं हूँ। ये सोनम और शीला कब से बाल्टी लेकर गए हुए हैं कुएं पर पानी भरने के लिए, लेकिन अभी तक आई नहीं है। गर्मी ही इतनी है कि कुएं पर 24 घंटे औरतों की भीड़ लगी होती है पानी भरने के लिए, जरूर उसी भीड़ में फंसी होंगी। तारा, मेघा और तन्वी तीनों सोनम और शीला के आने का इंतजार करती हैं। थोड़ी देर में सोनम और शीला पानी की आधी आधी बाल्टी भरकर घर आती हैं, जिसे देख
तुम दोनों 2 घंटे की निकली हुई हो और इतनी देर में सिर्फ आधी आधी पानी की बाल्टी भरकर लेकर आई हो। और इसमें हम पियेंगे या फिर खाना बनाएंगे और घर का काम कैसे करेंगे हम? वैसे भी अभी तक कोई नहाया भी नहीं है। हमारी बात का यकीन नहीं होता है ना तो कुएं पर जाकर देख लो। अरे कई कई औरतों को तो पानी ही नहीं मिला, हम तो बड़ी मुश्किल से ये बाल्टी का पानी भर कर लेकर आई हैं। और नहीं तो क्या, गर्मी से सबका ही बुरा हाल है। गांव में पानी की तो इतनी किल्लत है कि पूछो मत। इसका मतलब मैं आज भी नहीं नहा पाऊंगी। ना जाने ये पानी का टैंकर वाला भी कब आएगा, 2 दिन हो गए इसे आए हुए। शायद कल आ जाए। कल सुबह हम सबको जल्दी उठना पड़ेगा, तभी टैंकर वाले से पानी भर पाएंगे। अगली सुबह 4 बजे ही सभी बहुएं उठकर मटके बाल्टी लेकर टैंकर के आने का इंतजार करते हैं। और गांव में जैसे ही पानी का टैंकर आता है तो सभी बहुएं पानी लेने लगती हैं। लेकिन कुछ ही सेकंड्स में गांव की औरतों की पानी की टैंकर के पास इतनी बड़ी भीड़ लग जाती है कि किसी बहू का ठीक से मटका नहीं भरता तो किसी की बाल्टी। जब से ये गर्मी का मौसम शुरू हुआ है तब से एक एक बूंद को तरस गए हम पानी की। आखिरकार कब तक इस पानी की किल्लत रहेगी? पूरे गांव में कुएं का पानी भी आधे से ज्यादा कम हो गया है और ना ही हमारे गांव में कोई तालाब नदी है। इस गर्मी के मौसम में गर्मी नहीं, हम गरीब लोगों की मौत आती है, मौत। सभी बहुएं उदास होकर घर जाती हैं और उस थोड़े पानी को ही बचाकर अपना गुजारा चलाती हैं। गर्मी के चलते गांव में सभी का बुरा हाल था। कहीं कोई पानी के लिए तरस रहा था तो कोई गर्मी से ही परेशान था। रात में भी गर्मी से सब परेशान है। कब खत्म होगा ये गर्मी का मौसम? अभी तो 3-4 महीने पड़े हैं भैया, जब तक तो ऐसे ही गुजारा करना होगा। मुझे तो लगता था कि आंगन में बैठकर खाना खाएंगे तो बाहर थोड़ी ठंडी ठंडी हवा चलेगी, लेकिन यहाँ तो रात में भी लू जैसी हवा चल रही है। इतनी गर्मी में तो ठीक से सोया भी नहीं जाता है। अरे पूरे गांव में सभी का यही हाल है। गर्मी से हर कोई परेशान है, किसी के चेहरे पर मुस्कान देखने को नहीं मिलेगी। जैसे जैसे दिन गुजरते हैं वैसे वैसे गर्मी का मौसम भी काफी ज्यादा बढ़ने लगता है। ऐसे ही एक दिन, एक तो बाहर इतनी धूप हो रही, ऊपर से खाना बनाने के लिए लकड़ियां भी खत्म हो गई। अब इतनी कड़ी धूप में जाकर जंगल से लकड़ियां लेकर आओ। कहाँ इतनी धूप में अकेली जाओगी? चलो मैं भी तुम्हारे साथ चलती हूँ। दोनों बहुएं धूप से बचने के लिए सिर पर गीला कपड़ा बांध लेती हैं और अब नजदीकी जंगल में लकड़ियां लेने के लिए जाती हैं। दोनों बहुएं जंगल से लकड़ियां चुन ही रही थीं कि तभी उन्हें वहां एक छोटा सा खरगोश दिखता है। मेघा देखो ना कितना प्यारा छोटा सा खरगोश है, क्यों ना हम इसे अपने साथ ले जाएं। पता है मुझे बचपन से खरगोश पालने का बड़ा शौक रहा है। बाकी लोगों को भी खरगोश काफी ज्यादा पसंद आएगा। चलो इसे पकड़ते हैं। मेघा और तारा जैसे ही उस खरगोश को पकड़ने के लिए उसके करीब जाती हैं कि तभी वो खरगोश इधर उधर भागने लगता है, जिसके चलते तारा और मेघा को भी उस खरगोश के पीछे भागना पड़ता है। उस खरगोश का पीछा करते करते तारा मेघा जंगल में थोड़ा आगे निकल जाती हैं। लगता है हम जंगल के अंदर कुछ ज्यादा ही आ गए हैं। अब क्या करें? तुम्हें रास्ता पता है हम कहाँ से आए थे? मुझे नहीं पता तारा, इस खरगोश के चक्कर में मैंने तो रास्ता ही नहीं देखा ठीक से। तारा मेघा जैसे ही थोड़ा सा आगे बढ़ती हैं तो उन्हें उस जंगल के पास ही एक बहुत बड़ा तालाब दिखता है, जिसे देख दोनों काफी हैरान हो जाती हैं। मुझे तो लगता था कि हमारे गांव में कोई तालाब नदी नहीं है, लेकिन यहाँ जंगल के पास कितना बड़ा तालाब है और इसका पानी भी कितना साफ है। यहाँ गर्मी भी नहीं लग रही है। पेड़ और तालाब होने की वजह से यहाँ कितनी ज्यादा ठंडक भी है। काश हमारा घर भी यहीं होता तो कितना अच्छा होता ना। न पानी की टेंशन होती और ना गर्मी से परेशान होते। तो क्यों ना हम लोग अपना घर यहीं बना ले। लेकिन मेघा ये होगा कैसे? यहाँ घर बनाना इतना भी आसान नहीं है और इस तालाब किनारे इतनी जगह भी नहीं है कि हम घर बना सके। लगता है तारा तुमने यहाँ के आसपास के पेड़ों को नहीं देखा। यहाँ के पेड़ काफी ज्यादा बड़े और चौड़े हैं। अगर हम चाहें तो इन पेड़ों के अंदर अपना घर बना सकते हैं। लेकिन हम भला इन पेड़ों के अंदर कैसे रह सकते हैं? घर बना भी लिया तो पेड़ों के अंदर रहना मुमकिन नहीं है। क्यों नहीं मुमकिन है तारा? ये पेड़ इतने बड़े हैं कि इनके अंदर 2 लोग आराम से रह सकते हैं। हमें बस 5 पेड़ के अंदर घर बनाने होंगे, फिर इनके अंदर हम अपने पतियों के साथ आराम से रह सकते हैं। और यहाँ तो तालाब भी है तो हमें पानी को लेकर भी ज्यादा टेंशन नहीं होगी। तुम्हारी बात में दम तो है। चलो चलकर बाकी लोगों को भी बताते हैं। दोनों बहुएं जैसे तैसे कर उस जंगल से बाहर आती हैं और घर आकर सारी बात बाकी लोगों और अपने पतियों को बताती हैं। और जब वो सब तालाब के किनारे आकर वहां का नजारा देखते हैं तो उन्हें भी काफी अच्छा लगता है। अरे ये जगह तो सच में काफी सुंदर और ठंडक भरी है। तुम लोगों ने सही कहा था, हमें यहाँ रहने में कोई दिक्कत नहीं होगी। इन पेड़ों के अंदर घर बनाना भी इतना ज्यादा मुश्किल नहीं है। चलो फिर काम पर लगते हैं। अब सभी पति कुल्हाड़ी की मदद से उन बड़े बड़े पेड़ों के अंदर छेद करने लगते हैं, तो वहीं उनकी पत्नियां भी इसमें उनकी काफी मदद करती हैं। ऐसे छेद कर सारे छोटे मोटे लकड़ी के टुकड़े बहुएं हटाकर लकड़ी पेड़ के अंदर चादर और अपना छोटा मोटा जरूरत का सामान रख लेती हैं। और अब 5 बहुओं के पास उनका खुद का तालाब किनारे पेड़ घर होता है।
तालाब किनारे रहने की वजह से उनके पानी के काम भी आसानी से हो जाते हैं। कितने समय के बाद मुझे सुकून की नींद आई। मैं तो आराम से सो रही थी रात में। कपड़े बर्तन धोने में भी कितनी दिक्कत होती थी, लेकिन देखो अब हम हाथों हाथ अपने सारे काम कर सकते हैं। अब जल्दी से काम करते हैं, तालाब में जाकर नहाएंगे भी। पांचों बहुएं जल्दी से अपने छोटे मोटे काम निपटा लेती हैं और तालाब के ठंडे पानी के अंदर जाकर काफी ज्यादा मस्ती करती हैं। और ऐसे ही कुछ दिन गुजर जाते हैं। तारा और सोनम जंगल से निकलकर गांव में राशन के लिए जाती हैं। तभी वहां उन्हें गांव में रहने वाली उनकी पड़ोसन शांति मिलती है। अरे शांति, कैसी हो तुम? और ये क्या, इतनी परेशान क्यों हो? कुछ हुआ है क्या? तुम लोग तो जानती हो कि गांव में कितनी ज्यादा गर्मी पड़ रही है और पानी को लेकर भी कितनी किल्लत रहती है। मेरी और माँ जी की तबीयत गर्मी के चलते काफी ज्यादा खराब है। डॉक्टर कह रहे हैं अगर ऐसा ही रहा तो उन्हें शांति, ऐसा मत करो, उन्हें कुछ नहीं होगा। हमारे पास एक ऐसी जगह है जहाँ काफी ज्यादा ठंडक है और पानी की कोई परेशानी भी नहीं है। तुम सच कह रही हो? सच में कोई ऐसी जगह है? मुझे वहां ले चलो ना। सोनम और तारा शांति को उसी तालाब किनारे वाली जगह में ले जाते हैं। शांति जब वहां का ठंडा माहौल, तालाब और पांचों बहू का पेड़ के घर के अंदर देखती हैं तो वो काफी ज्यादा खुश होती हैं। इन पांचों बहुओं ने तो गर्मी से छुटकारा पा लिया था, लेकिन गांव में कई ऐसे परिवार थे जो अभी गर्मी से जूझ रहे थे, जिसके चलते सभी बहुएं अब गांव वालों को अपनी जगह के बारे में बताती हैं और अब गांव के लोग और सरपंच उस तालाब किनारे आते हैं। अरे तुम लोगों ने तो काफी अच्छी जगह ढूंढ निकाली है। मैं इतने सालों से इस गांव में रह रहा हूं और मुझे इस जगह के बारे में कुछ भी नहीं पता, लेकिन हम सब एक साथ यहाँ घर बनाकर रह सकते हैं। हम इतने सारे लोग हैं और यहाँ घर बनाने लायक पेड़ काफी कम है। जरूरी नहीं है कि पेड़ों के अंदर ही रहें। कुछ लोग पेड़ों के अंदर रहेंगे तो कुछ लोग पेड़ों के ऊपर घर बना लेंगे। पांचों बहू के चलते अब पूरे गांव वालों को भी जल्द ही गर्मी से छुटकारा मिलने वाला था। अगले दिन से ही सभी गांव के लोग पेड़ों के अंदर और पेड़ों के ऊपर घर बनाना शुरू कर देते हैं, जिसमें बहुएं और उनके पति भी काफी मदद करते हैं। तो वहीं तारा सबके लिए इस गर्मी के मौसम में ठंडा ठंडा आम पन्ना बनाकर लाती है। अब आप बस थोड़ा आराम कर लीजिए और ये ठंडा ठंडा आम पन्ना पीजिए। 1 से 2 हफ्ते के अंदर ही उस तालाब किनारे उन पेड़ों पर पूरा गांव आकर बस जाता है, जिसके चलते अब सभी गांव वालों को उन 5 बहू के चलते आखिरकार पूरी तरह गर्मी से छुटकारा मिल चुका था। मानना पड़ेगा, तुम पांचों के चलते ही आज हम सभी गांव वालों को गर्मी से छुटकारा मिल ही गया। और नहीं तो क्या, अब हम इस गर्मी के मौसम में भी आराम से खुलकर रह सकते हैं, चैन की नींद सो सकते हैं। और सबसे ज़रूरी चीज़, अब तो हमें पानी की भी कोई दिक्कत नहीं होगी। और यहीं थोड़ी दूर पर एक झरना भी है। अगर कभी तालाब का पानी खत्म भी होने को आया तो झरने का पानी तो है ही। गांव का एक एक इंसान उन 5 बहू को शुक्रिया बोलता है और अब पूरा गांव उस तालाब किनारे उन पेड़ों के अंदर हंसी खुशी रहता है।